नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने जो करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 62 62वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। अपने जो चल रहा था टॉपिक, उस टॉपिक का नाम था एक्टिवेशन ऑफ एग। तो एक्टिवेशन ऑफ एग जो है बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। इसके अंदर अपने जो मेन टॉपिक जो चल रहा था, 4 नंबर अपना टॉपिक था, इसके अंदर मेन जो टॉपिक चल रहा था वो था कोर्टिकल रिएक्शन। कोर्टिकल रिएक्शन, अब कोर्टिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जिसके अंदर आपको बताया था कि कोर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, ये अपना टॉपिक चल रहा था उस दिन। तो इसके बारे में आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जो कि आपको बताया था कि सबसे पहले तो ये कहाँ पर पाई जाती है कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये विटिलाइन मेम्ब्रेन के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक जो नीचे प्रीदिया साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर आपको बताया था कि बहुत तरह के प्रोटीन्स, एंजाइम, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भरे रहते हैं। अब जैसे ही निषेचन शंकु का निर्माण होगा तो शुक्राणु उस निषेचन शंकु के संपर्क में आता है। संपर्क में आते ही क्या होता है कि जो शुक्राणु है वहाँ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका विभव चेंज हो जाता है, तो कि -60 से 10 MV रह जाता है। अब देखिएगा कि ये जो विभव है इतना जब जैसे रहता है तो क्या होगा कि जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और एक्टिवेट किस साइड से होगी? जिधर शुक्राणु संपर्क में आता है अंड झिल्ली के, या यूँ कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब क्या होगा कि सबसे पहले उस स्थान की कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्टिवेट होगी, उसके पश्चात तरंगित गति के रूप में यानी एक एक करके जितनी भी कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है सारी एक्टिवेट हो जाती है। और एक्टिवेट होने का मतलब ये होता है कि ये सारी की सारी कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर मूवमेंट करती है और जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ती है तो जुड़ते सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो यही होता है कि ये जैसे ही एक्टिवेट होती है फट करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है। तो पहला चेंज ये होगा, तो जितने भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, एंजाइम है, प्रोटीन्स हैं, वो सारे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट परिवर्तन आता है इसके अंदर, अब क्या होगा कि कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो एक एंजाइम होता है वो क्या करता है कि जो अंडे की पृष्ठ सतह है वहाँ पर जाकर के जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि शुक्राणु का बंधन करते हैं किसके साथ? अंड झिल्ली के साथ। तो उन ग्लाइकोप्रोटीन्स में चेंज कर देता है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स में जैसे चेंज आता है तो जो एक शुक्राणु जो अंदर घुसा है उसके अलावा और शुक्राणु अंदर ना आ सके, ना उससे जुड़ सके। तो ये पहला परिवर्तन इसमें कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एंजाइम कर देता है। दूसरा एंजाइम क्या होता है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अब ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटिलाइन झिल्ली के बीच में जो बंध होते हैं उन बंधों को तोड़ देता है। अब तोड़ते ही क्या होता है कि विटिलाइन झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या बन जाता है? स्पेस बन जाता है। और स्पेस जब बनता है तो यानी ये कह सकते हैं कि विटिलाइन झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली से पहले जुड़ी होती है, निषेचन से पहले। निषेचन के बाद में कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो उन बंधों को तोड़ दिया, जिससे जो विटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या बन जाता है? स्पेस बन जाता है। उसके अलावा जो है जो विटिलाइन झिल्ली का म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है वो क्या करता है? वहाँ पर प्रासरण को बढ़ा देता है। प्रासरण बढ़ाने से वहाँ पर क्या होता है, जो विटिलाइन झिल्ली है वो प्लाज्मा झिल्ली, क्योंकि क्या होगा वहाँ पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड के कारण पानी का प्रासरण होता है। पानी का प्रासरण जैसे ही होगा तो विटिलाइन झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ठीक ऊपर की ओर उठ जाती है। ऊपर की ओर उठने से उन दोनों के बीच में गैप बन जाता है जिसको पेरीविटिलाइन स्पेस कहते हैं। अब पेरीविटिलाइन स्पेस बन जाता है। उसके पश्चात क्या होता है कि कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो एक एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज ए, पेरोक्सीडेज ए क्या करता है कि विटिलाइन झिल्ली के अंदर जो टायरोसिन सिरे होते हैं, क्योंकि देखिएगा कि जो
कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो पेरोक्सिडेज एंजाइम होता है वो क्या करता है कि विटिलाइन झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स के टायरोसिन एमिनो अम्ल के साथ क्या क्रॉस बंध बना लेता है, जिससे विटिलाइन झिल्ली क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और मोटी होने से अब इसको निषेचन झिल्ली कहा जाता है। अब देखिएगा कि ये सारे चेंजेस हो गए और अंत में क्या हो जाता है कि उस पेरीविटिलाइन स्पेस के अंदर एक हाइलिन मेम्ब्रेन का निर्माण और हो जाता है। तो हाइलिन मेम्ब्रेन का निर्माण भी हो जाता है। अब देखिएगा मुख्य 3 घटनाएं हुई हैं, पेरीविटिलाइन स्पेस का निर्माण हुआ, निषेचन झिल्ली का निर्माण हुआ, हाइलिन लेयर का निर्माण हुआ। ये तीनों परिवर्तन ऐसे होते हैं एक अंडे के अंड झिल्ली के अंदर कि जिससे क्या होता है कि जो पोलिसपर्मी है वो घटना रुक जाती है, यानी कि केवल निषेचन में एक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर सकता है और जो है अन्य शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अब देखिएगा कि कोर्डेट की जितनी भी कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स की जो रिएक्शन है वो सी चिन्ह के समान ही होती है। उसके अलावा जो है ये जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे इसके अंदर स्तनधारी जंतु होते हैं, उनके संपर्क में आते क्या कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स फट जाती है और उनका जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जितना भी मटेरियल होता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, पेरीविटिलाइन स्पेस में आ जाता है। और पेरीविटिलाइन स्पेस अंत में क्या है, अदृश्य हो जाता है। क्यों नहीं होगा, क्यों होता है, क्योंकि जितना भी कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो अपना सारा मटेरियल पेरीविटिलाइन स्पेस में भर देते हैं, जिससे पेरीविटिलाइन स्पेस खाली नहीं रहकर उसमें क्या आ जाता है, वो सारा जो जितना भी मटेरियल है वो आ गया और साथ में जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि अपना सारा मटेरियल वो पेरीविटिलाइन स्पेस में उड़ेल देती है, डाल देती है। उसके बाद में इनमें निषेचन झिल्ली का निर्माण भी नहीं होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है सी से और अन्य स्तनधारियों के अंदर। अब इसको अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार ये चेंजेस आते हैं।
तो देखिएगा ये सारी कोर्टिकल रिएक्शन है, ये सारा प्रोसेस किसका है, कोर्टिकल रिएक्शन का है। अब इसके अंदर आप देखिएगा कोर्टिकल रिएक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें जो है क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले देखिएगा डायग्रामेटिकली अपने थ्योरेटिकली अपने बात कर चुके हैं। विटिलाइन मेम्ब्रेन, इसके नीचे ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी बाहर वाली लाइन किसको शो कर रही है, विटिलाइन मेम्ब्रेन को, और नीचे वाली लाइन किसको शो कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर अपने बोल सकते हैं। अब देखिएगा ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स मौजूद है, तो ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है। ये साइटोप्लाज्म है किसका, एग का। और एग के कौन से साइटोप्लाज्म में, जो प्रीदी है, जो कोर्टिकल यूँ कह सकते हैं कि जो प्रीदी है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पर कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाई जाती है। तो ये कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, इसके अंदर ये जो है मटेरियल भरा होता है। ये कौन सा होता है इसका, ये सारा का सारा मटेरियल जो है ये प्रोटीन्स, उसके अलावा म्यूकोपॉलीसेकेराइड और एंजाइम से भरा हुआ होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही शुक्राणु संपर्क में आता है, किसके, अन्य झिल्ली के द्वारा के संपर्क में आता है, आते ही उस स्थान की कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स स्टार्ट होती है किधर मूवमेंट करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर मूवमेंट करना शुरू हो गई। अब देखिएगा अपने मान लें यहाँ से संपर्क में आया स्पर्म, अपने यहाँ मान लें तो स्पर्म संपर्क में आ गया, ग्रैन्यूल्स किधर चली गई, जो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स है उसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया किधर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है, जुड़ गई। तो पहला स्टेप यही है कि मूवमेंट शुरू कर दिए। दूसरे स्टेप में
जुड़ गई। जुड़ते ही क्या होता है कि ये डिजोल्व हो जाती है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हो गई। तो अब जितने भी मटेरियल था, चाहे एंजाइम, चाहे म्यूकोपॉलीसैकेराइड हो, चाहे प्रोटीन्स हो, वो सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं। तो जिससे क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि जो इस कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एंजाइम सबसे पहले तो ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ताकि शुक्राणु अंदर आ ना सके। अब क्या होगा कि जो इसके अंदर जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है, इन बंधों को तोड़ देता है। दिख रहे हैं आपको ये बंध पहले थे किस किस के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में ये बंध है। इनको क्या कर देता है, कौन तोड़ देता है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल का ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ दिया। तोड़ते ही क्या होगा कि इनके बीच में खाली स्थान रह जाता, थोड़ा सा खाली स्थान रह गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जो इसका कोर्टिकल ग्रेन्यूल का म्यूकोपॉलीसैकेराइड वो यहाँ ओस्मो रेगुलेशन को प्रेरित कर देता है। ओस्मो रेगुलेशन जैसे प्रेरित होगा तो यहाँ जल की मात्रा बढ़ जाएगी। जल की मात्रा बढ़ते ही इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसके बीच का, विटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बढ़ गया बीच का स्पेस ज़्यादा। तो इसको अब कहते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। क्या कहते हैं इसको, पेरीविटिलाइन स्पेस। अब पेरीविटिलाइन स्पेस बन गया। अब अगली जो घटना होती है वो क्या होती है कि इसी का कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो पेरोक्सिडेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो टायरोसिन एमिनोमल होते हैं किसके, विटिलाइन मेम्ब्रेन के, उन टायरोसिन एमिनोमलों से क्या क्रॉस बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, क्रॉस बंध बना लेते हैं। बना लिया क्रॉस बंध। क्रॉस बंध बनाने से क्या होता है, विटिलाइन मेम्ब्रेन थोड़ी मोटी हो जाती है। अब इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। अब देखिएगा फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बन गई, पेरीविटिलाइन स्पेस बन गया। तीसरी घटना यहाँ क्या करती है कि जो एक हाइलिन मेम्ब्रेन उसका भी यहाँ पर, या हाइलिन जो लेयर है उसका भी यहाँ क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बन गई जो किसके द्वारा बनी है, विटिलाइन मेम्ब्रेन के मोटा होने से, और किसके कारण, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के पेरोक्सिडेज एंजाइम के जो है वो विटिलाइन झिल्ली के टायरोसिन एमिनोमल से क्रॉस बंध बना लेते हैं। जैसे ये झिल्ली मोटी हो गई, इसको फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कहेंगे, न कि विटिलाइन मेम्ब्रेन कहेंगे। ओस्मोरेगुलेशन से जल भर गया, साथ में आयरन लेयर का निर्माण हो गया। तो इन तीनों ही घटनाओं से यहाँ के पॉलीस्पर्मी घटना रुक जाती है। तो पॉलीस्पर्मी रुक गई। अब देखिएगा कि ये परिवर्तन हो जाता है किसके अंदर, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिएक्शन है। ये इस डायग्राम का नाम क्या है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिएक्शन इन एग ड्यूरिंग एग एक्टिवेशन। तो ये हो गया। तो ये सारा प्रोसेस एक स्टेप में शुरू होता है, और ये कब शुरू होगा, जैसे ही शुक्राणु अंडे की अंड झिल्ली के संपर्क में आता है। अब देखिएगा आगे जो चेंजेस आते हैं वो आगे चेंजेस आएगा मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। अब मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की यदि बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो है उपापचयी सक्रियण वो ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही शुक्राणु अंड झिल्ली के संपर्क में आता है तो अंड झिल्ली के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उपापचयी परिवर्तन जिसमें मेन होते हैं। क्योंकि आगे जाकर के अंडा जो है वो किस में चेंज हो जाता है, जाइगोट में चेंज हो जाता है, और जाइगोट के अंदर क्लीवेज होते हैं। वो क्लीवेज होंगे तो उस समय ऑक्सीजन कंजप्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, वो सारी घटनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो अगर बढ़ेंगी तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो क्या कहलाते हैं, उपापचयी सक्रियण कहलाते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर यही है कि ऑक्सीजन उपभोग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जैसे सीयरचिन के अंडे में देखा गया है कि ऑक्सीजन उपभोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कि परंतु कुछ जंतु जैसे एग्जाम्पल कीटोपटेरस है, उसके अंदर ऑक्सीजन उपभोग कम भी हो जाता है, यानी ऑक्सीजन कंजप्शन कम भी हो जाता है। या कुछ जंतुओं के अंदर क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की जो यूज़ करने की दर है, उपापचयी दर है, वो क्या हो जाती है, समान बनी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। परंतु मोस्टली जो है जंतु जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें पॉलीसैकेराइड का विखंडन, ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि इस समय जब ऑक्सीजन उपभोग बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल या ऊर्जा ज़्यादा चाहिएगी, कोशिका विभाजन जैसी घटनाएं यहाँ पर होनी आगे। तो उससे क्या होगा कि जो पॉलीसैकेराइड है वो डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में टूटेगा, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे कोशिका को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है अपनी जो सेल डिवीजन के लिए। उसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि। अब देखिएगा कि यहाँ पर प्रोटीन में जो प्रोटीन संश्लेषण की दर है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ती है तो हमने बात की थी कि अनिषेचित अंडा जो होता है उसके अंदर एमआरएनए सेव पाया जाता है इनफॉर्मोसोम के रूप में। तो वो एमआरएनए अब यहाँ पर क्या करता है, यूज़ होता है और आगे क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ये बात अपनी बात वहाँ की भी थी जब ऊजनेसिस की घटना जब हुई थी, उसमें वृद्धि अवस्था में अपनी बात की थी। उसके अलावा जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है उसके अंदर भी चेंज आ जाता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जल, इथाइलिन ग्लाइकोल, फास्फेट और पोटेशियम आयन के लिए क्या है, पारगम्यता बढ़ा देता है अपनी, ताकि इन आयनों का उपयोग आगे कोशिका अपने लिए कर सके। उसके अलावा आपको मैं बताता हूँ कि जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन है उनकी सांद्रता भी अंडे के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि ये आयन जो है आगे जो कोशिका विभाजन है और कोशिका की अदर एक्टिविटीज़ है उनके लिए आवश्यक होते हैं। तो इसलिए आयनिक जो सांद्रता है, या यूँ कह सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन की जो सांद्रता है वो निषेचन के बाद में बढ़ जाती है। उसके बाद में जो है इसका जो कोएंजाइम है NAD और NADP जो है वो, मतलब NAD जो है कोएंजाइम वो फास्फोरिलीकृत होकर के NADP और NADPH का निर्माण कर लेता है जो आगे जाकर के कोशिका के अंदर विभाजन जैसी घटनाओं के अंदर क्या लेता है, भाग लेता है। तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन है ये क्या कहलाते हैं, उपापचय परिवर्तन कहलाते हैं। अब देखिएगा कल जो इसका लास्ट टॉपिक बचा है अपना निषेचन का, वो है युग्मकों का प्रो केंद्रों का संलयन, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रो न्यूक्लियाई, कि अब जो शुक्राणु का न्यूक्लियस अंडे के अंदर जा चुका है वो शुक्राणु का केंद्रक जो है प्रो न्यूक्लियाई जो है अंडे के प्रो न्यूक्लियाई तक किस प्रकार से गमन करता है, कल अपने उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।